Hello everyone and welcome back once again in another session of statistics. Look, हमने लास्ट सेशन में कोरिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको मीनिंग समझाया, आपको जो डिफरेंट डिग्रीज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बताए एंड वेरी फर्स्ट मेथड स्कैटर डायग्राम जो हमने डिस्कस किया वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। देखो, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान था कि जो हमें दो गिवन सीरीज थी, हमने जस्ट उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना था और ये देखना था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट वाली अगर पॉइंट्स प्लॉट होते हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट कर रहा था। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉल वाला ग्राफ अगर पॉइंट्स उभर कर हमारे पास आते थे तो हमने ये समझा था कि उसे नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने समझा था कि अगर पॉइंट्स नजदीक हों एक दूसरे के और इस तरह से हो तो वो हाई कोरिलेशन, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन बोला जा सकता था। बिल्कुल इसी तरीके से ऑपोजिट नेगेटिव वाला था। मुझे उम्मीद है कि वो स्कैटर डायग्राम वाला सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आज के सेशन में हमारा नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसे मैंने सारा नहीं कवर किया है क्योंकि इसका फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने इसको आज एक ही सेशन में एक पर्टिकुलर मेथड को ही कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बेसिकली ना ये कार्ल पियर्सन के नाम पर ही आधारित है। देखते हैं कि इन्होंने हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करने का सहज संबंध गुणांक, क्योंकि कोफिशिएंट को गुणांक बोला जाता है हिंदी में, तो सहज संबंध गुणांक कैलकुलेट करने का हमें क्या फॉर्मूला बताया है। लेकिन उससे पहले अगर हम हल्का सा ध्यान से रिकॉल करें तो देखो, स्कैटर डायग्राम में हम सिर्फ डायरेक्शन देख रहे थे कि अपवर्ड ट्रेंड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो नेगेटिव। लेकिन क्या हम स्कैटर डायग्राम की मदद से एक क्वांटिटी की फॉर्म में, जैसे हमने वो डिग्रीज की फॉर्म में समझा था ना कि +1 से लेकर 0 देन -1 से लेकर 0 एंड +1, जैसे वो इंटीजर वाला कंसेप्ट होता है, बिल्कुल उस तरीके से हमने समझा था ना कि इनके इन बिटवीन ही कोरिलेशन की वैल्यू लाई करेगी। लेकिन स्कैटर डायग्राम में तो ऐसा कुछ निकल ही नहीं रहा था क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो ये जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसमें बेसिकली हम कोरिलेशन को क्वांटिटी की फॉर्म में, मात्रा की फॉर्म में, इस +1 और -1 के इन बिटवीन, यानी कि ये इंटीजर वाली डिग्रीज जो हमें बताई गई थी, इनके इन बिटवीन हम फाइंड आउट करेंगे कि कोरिलेशन की कितनी क्वांटिटी निकल रही है। तो वी कैन यूज दिस कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय R, जिसका हिंट कल भी शायद आपको मैंने बता दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था। देखिए, द फॉर्मूला प्रोपाउंस्ड बाय कार्ल पियर्सन can be used in case of those series only in which deviations are calculated on the basis of actual mean। देखो, जब ये पहले कार्ल पियर्सन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था तो बेसिकली उस वक्त जिस बात को आधार पर माना गया था वो था कि मीन, एक्चुअल मीन यूज की जाएगी, एज्यूम्ड मीन यूज नहीं की जाएगी जब हमने डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस के केस में समझा था ना कि डायरेक्ट मेथड को हमने तब यूज करना है जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस कैलकुलेट कर सके। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब कार्ल पियर्सन ने हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया था तो उन्होंने तो हमें ये कहा था कि जो डेविएशंस कैलकुलेट की जाएंगी वो एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करने वाली होनी चाहिए। तो उन्होंने तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया था। लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा, क्योंकि सभी डेविएशंस एक्चुअल मीन के जरिए नहीं कैलकुलेट की जा सकती हैं, कई बार एक्चुअल मीन पॉइंट्स में आ जाती है तो डेविएशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड निकलेंगी, पॉइंट्स में निकलेंगी, तो उस वक्त फॉर्मूले को यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस वक्त थोड़ा सा कार्ल पियर्सन के इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन हम पहले ओरिजिनली स्टडी करते हैं कि हमें कार्ल पियर्सन ने क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया था। देखो,
आर, जिसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, ये बराबर होता है समेशन, दिस इज माय समेशन एक्स वाई। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने जो यहां पर एक्स और वाई लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है। एबीसीडी होती है ना, एक कैपिटल लेटर से एक स्मॉल लेटर, तो देखो मैंने ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब इस स्मॉल लेटर का मतलब क्या है? इस स्मॉल लेटर का मतलब है एक्स, यानी कि ये डी है, डेविएशन है, दिस इज डी एक्स डी वाई, तो दिस इज दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशंस। जो एक्स सीरीज और वाई सीरीज की हमने डेविएशंस कैलकुलेट की हैं, उन डेविएशंस को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये समेशन एक्स वाई, जिसे ओरिजिनली जब कार्ल पियर्सन ने दिया था तो एक्स एंड वाई से डिनोट किया था, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास न्यूमरेटर की फॉर्म में फॉर्मूला उभर कर आएगा। और डिनोमिनेटर में देखो आपके पास फॉर्मूले में क्या है, एन मल्टीप्लाई बाय, ये किसका साइन था? स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, मतलब दोनों सीरीज की हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो ये था। अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं आपको जो मॉडिफाइड तरीका है ना उसके जरिए भी समझाऊंगी, ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि हम चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम आगे फर्दर जो पढ़ेंगे मॉडिफाइड वर्जन वाला वो यूज करें, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि हमें ये कहा गया है कि कार्ल पियर्सन ने कहा था कि एक्चुअल मीन के बेसिस पर डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। तो दैट मीन्स सिंपल सी बात, हम एक बार वो डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम डायरेक्ट मेथड में कहते थे ना एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करना है, तो एक्चुअल मीन पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास ना ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एज हमें दे रखी है 1 to 5, हमें वेट दे रखा है। देखो अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें, बच्चा छोटा होता है जब जन्म लेता है तो वेट उसका थोड़ा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वजन बढ़ता चला जाता है। तो कोरिलेशन तो है, हमें देखने में पता चल रहा है कि यही सेम पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अब देखते हैं कि हमें क्वांटिटी की फॉर्म में ये कोरिलेशन कितनी डिग्री का देखने को मिलता है। तो मैंने क्या किया, एज को x मान लिया, वेट को y मान लिया, तो x का समेशन किया और मीन कैलकुलेट की, तो हमारे पास वही समेशन ऑफ सम ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स हमने सॉल्व किया, तो 15/5 इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये x बार निकल आया, यानी कि मीन निकल आई। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट हम y के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करेंगे तो हमारे पास y बार भी निकल आएगा, यानी कि मीन निकल आएगी। अब देखिए हमें स्मॉल x चाहिए जो कि x की एक्चुअल मीन से डेविएशंस की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए 1 - 3 माइनस का 2, 2 - 3 माइनस का 1, देन 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। ठीक है, ये हमारे पास x का निकल आएगा। बिल्कुल सेम यही हमने y के लिए भी करना है। याद रखना ये प्रॉपर्टीज आपको पहले भी बताई गई हैं, जब भी मीन के द्वारा, एक्चुअल मीन के द्वारा ये डेविएशंस कैलकुलेट की जाएंगी तो उनका समेशन हमेशा 0 होता है। ये शायद मैंने आपको जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज करवाए थे तब भी बताया था। तो ये सेम यही कंसेप्ट यहां पर भी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। ठीक है, अब देखिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, अगर आपने फॉर्मूला ऊपर देखा हो तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भाई कैसे निकलता था, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था ये वाला, जब हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअल मीन है ना तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर लो। तो डायरेक्ट मेथड के जरिए अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए निकलेगा समेशन x², देखो x छोटा ही लिखा है मैंने, dx² है इसका मतलब, अपॉन n। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला, लेकिन उसमें हम y के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा समेशन dy² या सिंपल y² छोटा डिवाइडेड बाय n। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इस x का भी स्क्वायर चाहिए
और इस स्मॉल y का भी स्क्वायर चाहिए ताकि मैं स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर सकूं। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का समेशन लेकर ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर ली और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर ली। अब देखो, अब हमें हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए था, हमें ये दोनों चीजें पता चल गई, हमें n पता है 5 ही है, हमें समेशन dx और dy का यानी कि x और y का, तो ये रहा x और ये रहा y और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइंस का ध्यान जरूर रखना है, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 होगा तो प्लस का 6 आएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 होगा तो प्लस का 2 आएगा। इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। आप समेशन एक्स वाई कैलकुलेट कर लोगे जो कि 17 निकलेगा, देन आप फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो कुछ इस तरह से R यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा, जिसे हम अगर फिल करें तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली समेशन एक्स वाई 17 था डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो पॉजिटिव कोरिलेशन निकल रहा है और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकल रहा है, कि क्योंकि है भी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वजन भी बढ़ेगा, तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड वर्जन के अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, क्योंकि हर सीरीज में एक्चुअल मीन के जरिए डेविएशंस निकालना हमें कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार एक्चुअल मीन पॉइंट्स में आ जाती है। तो जनरली क्या किया गया, ड्यू टू जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो और ज्यादा स्टैटिस्टिशियंस ने थोड़े से चेंजेस किए कार्ल पियर्सन के इस फॉर्मूले में। तो देखते हैं कि क्या मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास उभर कर आया। देखिए अब हमारे पास है एक मॉडिफाइड फॉर्मूला। बेसिकली इसे मॉडिफाइड फॉर्मूला क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी सीरीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हो फॉर्मूले में हमने कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखा है, हमने कहीं पर भी सिग्मा का साइन यूज नहीं किया है। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये एक डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि हम इसमें भी एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करेंगे डेविएशंस कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ही यूज किया है, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मतलब डेविएशंस से ही होता है, जो कि एक्स सीरीज के लिए अलग से कैलकुलेट की जाएंगी और वाई सीरीज के लिए अलग से कैलकुलेट की जाएंगी। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, समेशन एक्स और वाई मतलब एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन का समेशन मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, हमें रूट चाहिए समेशन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वेयर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप मीनिंग याद करो, रिकॉल करो, तो उसका मतलब क्या था, वो था रूट मीन स्क्वेयर, रूट ऑफ दी डेविएशंस था ना, डेविएशंस का मीन स्क्वेयर था। तो देखो यहां पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमारे पास उभर कर आ रहा है कि ये जो डेविएशंस हैं इन्हीं का स्क्वायर किया हुआ है और हमने इनका रूट भी किया हुआ है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, आपके पास फिर से वही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कोई नई कैलकुलेशन नहीं की है, बिल्कुल वही तरीका यूज किया है कि एज हमें गिवन थी, हमने एक्चुअल मीन निकाल ली, हमारे पास वेट गिवन था, वाई की सीरीज मान लिया इसे और इसकी एक्चुअल मीन निकाल ली। देखिए बिल्कुल वही तरीके से मैंने स्मॉल एक्स यानी कि एक्स वाली सीरीज की डेविएशंस कैलकुलेट कर ली, बिल्कुल वही तरीके से मैंने स्मॉल वाई यानी कि वाई सीरीज की डेविएशंस कैलकुलेट कर ली। और जैसा मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, मतलब इसी क्वेश्चन को जो ओरिजिनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यूज कर किया था, उसमें भी तो मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया था ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर भी मुझे वैसी ही कैलकुलेशन करनी पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फाइनल फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है। हमें x और y की मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो वो भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से की है। नाउ
जब हम इसे हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो वही चीज उभर कर आ रही है जो लास्ट हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें था, और सेम वही आंसर हमारे पास निकला है। तो आप अगर चाहे वो फॉर्मूला यूज कर कर सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फिर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, तो आप इजीली अगर इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए, अब हम समझते हैं इसी मॉडिफाइड वर्जन के आगे आधार पर, या सिंपल सा अगर बात कहें, कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड जो कि एज्यूम्ड मीन पर बेस्ड है। देखो अभी तक हमने जो किया वो क्या था, वो था एक्चुअल मीन पर आधारित। अब हमारे पास है एज्यूम्ड मीन, कि कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे, पहले सारा ऐड कर कर देखना पड़ेगा, पॉइंट्स में अगर आ गया तो फिर हम एज्यूम्ड मीन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्यों ना, अगर हमें हमारी सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो हम एज्यूम्ड मीन का ही सहारा ले लें। अब फिर से आप कहोगे कि ये तो फॉर्मूला इतना बड़ा है, तो ये कहाँ का शॉर्टकट मेथड है, ये तो लॉन्ग कट मेथड लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से अगर इसके एक दो क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। इवन सेम यही फॉर्मूला हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में भी रहने वाला है, सिर्फ हल्का सा चेंज इसमें होगा। तो आज हम इस शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस का एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, हमें कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड पर बेस्ड, जो कि एज्यूम्ड मीन पर बेस्ड एक मेथड है, इसका क्या फॉर्मूला हमें बता रखा है, बिल्कुल वही है। देखो मैंने अभी अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन समझाया था, आपको जो मैंने फॉर्मूलेस बताए थे, उसमें मैंने आपको स्मॉल x और स्मॉल y के साथ d भी लिखकर बताया था ना कि ये डेविएशन है x की, ये डेविएशन है y की। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखो इस शॉर्टकट मेथड में उसी चीज को रिफाइन कर कर लिखा गया है, समेशन dx dy। तो ये dx और dy की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो जोड़ आता है वो है माइनस समेशन dx मल्टीप्लाई बाय समेशन dy। तो ये अलग से dx का समेशन है, ये अलग से dy का समेशन है, जिसे इस फॉर्मूले में फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड डिवाइडेड बाय n है। फिर ये होल डिवाइडेड बाय है, मतलब ये नीचे लाइन लगाई गई है, और फिर ये डिनोमिनेटर हमारे पास उभर कर आता है जो कि कुछ इस तरह से है, समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट पूरी नीचे तक नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट के बाहर है। देन बिल्कुल सेम यही हमने y के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना है, समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये दोनों चीजें रूट में रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। चलिए अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये मेथड समझाने के लिए मैंने अपनी बुक में से, जो मेरे पास बीके पब्लिकेशंस की हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली बुक है, उस पर पेज नंबर 293 पे मैंने ये 5th क्वेश्चन कवर किया है, जिसमें आपको कैपिटल्स बता रखी है, कैपिटल बता रखी है हजारों में, फिर बता रखा है आपको लाभ प्राप्ति यानी कि प्रॉफिट। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं तो हमें बेसिकली ये बात तो पता ही है ना कि हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर से देखो, हमें देखने पर तो पता चल गया, ट्रेंड अगर हम दिमाग में सोचें तो हमें पता चल गया कि जैसे जैसे हम ज्यादा पैसे लगा रहे हैं हमें मुनाफा बढ़ रहा है, तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर हम इसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि किस तरह से ये प्लस में यानी कि पॉजिटिव में 0.96 जो क्वांटिटी की फॉर्म में कोरिलेशन है ये उभर कर आएगा। देखिए कुछ इस तरह से मैंने कैपिटल को x मान लिया है और प्रॉफिट्स को y मान लिया है। फिर देखिए x में मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है 50 को
और y के केस में यानी कि प्रॉफिट्स के केस में मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है 10 को। अब एज्यूम्ड मीन के आधार पर हमने ये डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। तो देखो जो dx यानी कि x की डेविएशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 10 माइनस 50, 20 माइनस 50, 30 माइनस 50, 40 माइनस 50। तो कुछ इस तरह से ये dx की हमारे पास डेविएशंस निकल आएंगी। और याद रखना हमें dx का भी समेशन चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये देखिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कुछ इस तरह से dx यहां भी यूज होता है और यहां पर भी यूज होता है, तो हम इसका समेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास dx निकल आया। फिर उसके बाद देखिए हमें इसी dx का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि फिर से देखिए यहां पर dx का स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हमने इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि -40 मल्टीप्लाई बाय -40, तो प्लस का 1600, बिल्कुल इसी तरीके से प्लस का 900, देन 400, 100। तो कुछ इस तरह से dx का स्क्वायर और ये 8500 उसका समेशन हमारे पास आ जाएगा। देन बिल्कुल वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम y की डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे और उसका समेशन भी कर लेंगे। देन dy का स्क्वायर भी करेंगे और उसका समेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमें चाहिए हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली dx और dy की मल्टीप्लीकेशन और फिर उसके बाद उसका समेशन। अब यहां पर याद रखना, देखो जब हम स्क्वायर करेंगे तब तो वो माइनस के साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कई बार dx और dy की जब मल्टीप्लीकेशन करनी होती है तब एक माइनस का होता है लेकिन दूसरा माइनस का नहीं होता। तो इन चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखना है जब भी आप मल्टीप्लीकेशंस वगैरह करोगे। तो dx और dy की मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो उसका समेशन हमारे पास 2500 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, जो कि ये था जो मैंने आपको अभी अभी समझाया भी है, तो इसके बेसिस पर हम हमारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो जो कि कुछ इस तरह से पुट होंगी। dx और dy का समेशन था 2500, तो हमने 2500 लिख दिया, माइनस समेशन dx और समेशन dy। देखो ये रहा समेशन dx और ये रहा समेशन dy 30। तो हमने इन्हें पुट कर दिया। n हमें पता है, अगर आप इसे काउंट करो तो देखो n आपको देखने में पता चल रहा है कि 10 है, 1 से 10 तक। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर की फिगर्स अगर फिल करना चाहो तो dx का स्क्वायर 8500 आया था, माइनस dx जो मैंने आपको समझाया था यहां भी यूज होगा और यहां भी यूज होगा, तो सेम वही 50 है। देन अगेन आप जब y स्क्वायर और समेशन dy को पुट करोगे तो आपके पास dy स्क्वायर जो कि हमने यहां कैलकुलेट किया था 814, वो यहां फिल हो जाएगा। देन dy जो कि 30 था। अब आप इसे सिर्फ आपने और कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है। तो देखो जब सॉल्व करोगे तो 2500 माइनस 150, इसे सॉल्व करोगे तो देखो जीरोस कट हो जाएंगी और 150 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे यहां सॉल्व करोगे तो पहले आपने स्क्वायर करना है जो कि 2500 आएगा, फिर नीचे 10 कट करोगे, एक जीरो कट कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 250 आंसर आ जाएगा, जिसे आप 8500 में से माइनस करोगे। और माइनस करने के बाद आपने फिर 8250 का रूट कैलकुलेट करना है। रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं स्टैंडर्ड डिविजन्स के कंसेप्ट में आपको समझा चुकी हूं। फिर उसके बाद देखिए यहां सेम यही कंसेप्ट आपने यहां फॉलो करना है। पहले 30 का स्क्वायर करो जो कि 900 आएगा, फिर आप 10 से डिवाइड करोगे, कट करोगे तो 90, यानी कि 814 में से 90 माइनस हो जाएगा। फिर आप 724 का रूट कैलकुलेट करोगे। जब ये कैलकुलेशंस करोगे तो देखो कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा आपका 2350 डिवाइडेड बाय ये 8250 का रूट है, देन ये 724 का रूट है। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो सेम वही आंसर आपके पास आ रहा है जैसा कि मैंने आपको हिंट में शो किया था। तो कुछ इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर कर कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी आगे पूछी गई हो तो आप लिख सकते हो कि दिस इज
हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से जो आज का ये कंसेप्ट रहा वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काइंडली चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में भी पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।